वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को करने के बाद अब हम एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक को डिस्कस करते हैं, जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, या जिसको हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं। उस बैंक का भी स्ट्रक्चर और उसके एरिया ऑफ फोकस और इंडिया के साथ रिलेशंस, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडीबी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इट इज़ ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, जिसके अब 68 मेंबर हैं। ये मुख्य रूप से एशिया और पैसिफिक रीजन के देशों के लिए है, और एशिया पैसिफिक रीजन के 48 देश और बाकी जो देश बच गए वो इसके बाहर के देश इसमें शामिल हैं, यानी कि इस रीजन से बाहर, एशिया और पैसिफिक रीजन से बाहर देश इसमें शामिल हैं। इसका जो मुख्य विजन है वो है प्रोस्पेरियस, इंक्लूसिव, रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक, यानी कि एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के देशों में प्रोस्पेरिटी लाना और उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और इट्स एफर्ट्स टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, और जो पॉवर्टी को ख़त्म करना है। जो स्ट्रेटजी है 2030 की, जिसको सस्टेनेबल गोल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें भी के उद्देश्यों में भी शामिल है। उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना ज़रूरी है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाना ज़रूरी है। तो ये उसके उद्देश्यों में शामिल है। उस स्ट्रेटजी के तहत भी इसका उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ये जो बैंक है, इसमें जो मुख्यतः ये अपना काम कैसे चलाता है, इसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या क्या है, जिसके आधार पर ये दूसरे देशों को जो लोन भी देता है या ग्रांट भी देता है। तो इसके इकोनॉमिक रिसोर्स, एक तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, अर्निंग जो होती है, और इसके अलावा इसके अर्निंग के सोर्स जो उधार देता है या इसके लोन पर जो रीपेमेंट आती है, जो लोन देता है उस पर जो ब्याज इसको मिलता है, या ऑर्गेनाइजेशन जो फंड करते हैं, उसके आधार पर ये अपने खर्च चलाता है और उन्हीं पैसे से ये दूसरे देशों की मदद भी करता है। इसके जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है सबसे बड़ा, और जापान भी इतना ही बड़ा है, चाइना है 6.4% के साथ, और पाँचवा बड़ा जो भारत है 6.3% के साथ जो है वो इसके में जो शेयर होल्डर है इसमें। इसका भी संगठन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने वर्ल्ड बैंक का और IMF का पढ़ा था, लगभग बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसका भी स्ट्रक्चर बनाया गया है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आता है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और जिसमें जो मेंबर जो होते हैं वो देशों के या तो विदेश मंत्री, एक मेंबर, हर एक देश मेंबर कंट्रीज़ का एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें होता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव जनरली या तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या सेंट्रल बैंक का, उस देश के सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है। एनुअली इनकी मीटिंग होती है। एडीबी का बजट पास करना, वर्क प्रोग्राम डिसाइड करना या पॉलिसीज़ को डिस्कस करना, स्ट्रेटजी ओवरऑल डायरेक्शन, ये सभी काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। लेकिन वर्ल्ड बैंक IMF के देश ने भी अपने जो अधिकार है वो डेलीगेट्स मुख्य रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कर रखे हैं, जो डेली ऑपरेशंस और डिसीजंस के काम जो डिसीजंस लेता है। इसमें 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, 8 रिप्रेजेंटेटिव डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज हैं एंड 4 रिप्रेजेंटेटिव डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। इसमें 8 कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, और 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से आते हैं। ये मेंबर्स कंट्रीज़ द्वारा डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड बाय मेंबर कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज, या तो जो मेंबर कंट्रीज जिनको सीट इसके में आई है वो देंगे, या ग्रुप बना दिए गए हैं 20, एक ग्रुप में कई देश शामिल कर देंगे और ग्रुप अपना एक मेंबर डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या अप्रूव लोन ग्रांट अप्रूव करना इसी का काम है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड्स करवाना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। इसका एक प्रेसिडेंट होता है जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है, सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो ये है, जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी कह सकते हैं, एडीबी का CEO। इसकी
अपॉइंटमेंट है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाती है। ओवरऑल डायरेक्शन देने में, मैनेजमेंट बनाए रखने में इसकी भूमिका होती है। और ये जो अदर दूसरे गवर्नमेंट्स के साथ जब एडीबी की डील होती है, एडीबी की बात होती है दूसरी गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एडीबी की तरफ से प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो उसको स्पेसिफिक एरिया जो रीजन के साथ उनको उनका हेड बना दिया जाता है। ये इसमें कुछ सच एज ऑपरेशन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, फाइनेंस या प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस के आधार पर ये अलग अलग सेक्टर बांट दिए गए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। और हर एक सेक्टर का एक वाइस प्रेसिडेंट या उसका अध्यक्ष जो होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट को उसकी जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। इसके अलावा रीजनल और कंट्री ऑफिसेज होते हैं। ये रीजनल और कंट्री ऑफिसेज के माध्यम से जो है कोलैबोरेट करता है। इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग रीजनल डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया पर फोकस करते हैं, और जो कंट्री ऑफिसेज हैं वो ऑपरेशन जो है नेशनल लेवल पर, उस देश में नेशनल लेवल पर जो ऑपरेशन चलाते हैं। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग थीम्स में बांटकर उन पर काम किया जाता है। जैसे अलग अलग सेक्टर, जैसे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अलग अलग थीम है। क्लाइमेट चेंज है, जेंडर, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है, तो अलग अलग सेक्टर और अलग अलग थीम में बांटकर काम किया जाता है। फोकस एरिया जो मुख्य रूप से एडीबी के फोकस एरिया जिन पर फोकस करता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने जो मेंबर कंट्रीज उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन वगैरह शामिल हैं। पावर्टी एलिविएशन, गरीबी मिटाना जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस है कि इन देशों में गरीबी, जो डेवलपिंग कंट्रीज में गरीबी है उसको ख़त्म करना इसका उद्देश्य है। उसके लिए बेसिक सर्विस प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन और हेल्थ केयर भी इसमें शामिल हैं। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, ये उन प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता है जिससे इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी आती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर फोकस करता है। प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पर भी ये फोकस करता है। जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना या टेक्निकल एक्सपर्टाइज या पॉलिसी एडवाइज टू इंकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है कि एक रीजन के देश आपस में संगठन बना सकते हैं, आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं या इंटीग्रेट, अपनी मार्केट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। भारत और एडीबी के बाद फाउंडिंग मेंबर भारत इसका रहा है, और सबसे बड़ा इसका बोरोवर 2010 से सबसे ज़्यादा जो मदद मिलती है एडीबी को वो भारत को ही मिलती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इन एडीबी और इंडिया के बीच में कुछ शेयर्ड गोल को प्रमोट करने, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए। इंडिया 5th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इन द एडीबी, जो हमने वोटिंग शेयर में भी देखा था, जो उसका कंट्रीब्यूशन शेयर है उसमें भी भारत 5वें नंबर पर था। ट्रांसलेटिंग द वोटिंग राइट्स, उससे बाद को वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा मिलते इस ऑर्गेनाइजेशन में। एडीबी का इन्वॉल्वमेंट क्या क्या रहा है इंडिया में? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में एडीबी जो है कई तरह के, खासकर जो रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन के जो है डेवलप करने में, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर एनर्जी के क्षेत्र में, अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत भूमिका रही है। एडीबी ने कई प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया। पावर्टी एलिविएशन में भी कोलैबोरेशन एडीबी का रहा है। बहुत पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक का भी योगदान रहा है और उसी तरह एडीबी का भी योगदान रहता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन या डिस्पैरिटी को कम करना या जो सोशल इंक्लूजन को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें एडीबी इन सभी फील्ड में इंडिया की मदद करता रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको सुधार करने के लिए, मजबूत करने से, हमारे बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, फाइनेंस सिस्टम को मजबूत करने में भी एडीबी हमारी मदद करता है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में, रीजनल कनेक्टिविटी मतलब है कि भारत के जैसे आसपास के देशों में श्रीलंका या फिर म्यांमार या पाकिस्तान या नेपाल, इन देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद करता है।
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एडीबी ने कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ ये NIFF को स्थापित करने में। इसका मुख्य उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इन द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में ये फंड काम करता है। क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडीबी एक की पार्टनर है जो इंडिया का जो प्रमोट करता है क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी को, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शामिल है, एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव भी इसमें शामिल है। स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन को बढ़ाने में एडीबी फंड करता है इंडियन प्रोजेक्ट को, ताकि हम अपने यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स को बढ़ा सके और एजुकेशन को प्रमोट कर सके। कोविड-19 के दौरान जो एक बहुत बड़ी पेंडेमिक आया था दुनिया में, हमारे सामने भी गंभीर समस्या आई थी, तो उस दौरान भी एडीबी ने हमारे हेल्थ और इकोनॉमिक चैलेंजेस को उसको डील करने में हमारी मदद की थी। अगर रिसेंट डेवलपमेंट में देखें तो दिसंबर 2023 में भी लगभग $250 मिलियन लोन के रूप में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एडीबी ने हमें लोन दिया है। और इसी तरह नवंबर 2023 में $2006 मिलियन का लोन जो है वो अर्बन सर्विसेज को बेहतर बनाने में तमिलनाडु में वो एडीबी ने हमें लोन दिया है। अब एडीबी के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं? एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि फंडिंग प्रेशर है, कि इसके पास फंड थोड़ा और उसको मांगने वाले ज़्यादा हैं। डेवलप एशिया पैसिफिक पोजेस चैलेंज टू एडीबी इन टर्म ऑफ मेंटेनिंग एडिक्वेट फंडिंग लेवल, यानी कि फंडिंग लेवल को बनाए रखना, यानी कि इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हों जिससे ज़्यादा मदद कर सके। इकोनॉमिक डाइवर्जेंस है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है इसके मेंबर कंट्रीज़ में, जो एक चैलेंज प्राप्त है कि एडवांस कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं, उनको भी स्पेसिफिक नीड्स हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्पेसिफिक नीड्स है, तो किसको कितनी मदद करनी चाहिए भी एक चैलेंज है। जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, इसके जो मेंबर कंट्रीज़ के हैं उनमें आपस में जियो पॉलिटिकल टेंशन रहती है, पॉलिटिकल टेंशन रहती है, जिसकी वजह से कोलैबोरेशन कई रीजनल प्रोजेक्ट्स में इनिशिएटिव में नहीं हो पाता। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव होने की वजह से आपस में कोलैबोरेट नहीं कर सकते। मेंबर कंट्री जो हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, उनकी जो नेगोशिएशन वो अलग अलग प्रायोरिटी लेकर आते हैं, वोटिंग पावर अलग अलग हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन सब की वजह से इनमें एडीबी जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में उसके सामने चैलेंज आते हैं। सब देश अपने अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, जिसकी वजह से कुछ देशों के इंटरेस्ट छूट भी जाते हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से, जैसे कि नौकरशाही की अपनी समस्याएं होती हैं, जैसे करप्शन होता है या लेट लतीफ़ी होता है या काम चोरी की बात होती है, तो वो यहाँ भी देखने को मिलता है, जिससे जो प्रोजेक्ट अप्रूव भी होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में समस्याएं आती हैं। तो ये चैलेंजेस एडीबी के सामने थे और ये एडीबी का स्ट्रक्चर था और इंडिया को किस तरह एडीबी कोलैबोरेट कर रहा है, तो ये हमने इसमें पढ़ा है। धन्यवाद।